PQ एक थिन वायर है जिसकी लेंथ L है. It can be slided on these conducting rails. ये दोनों ends पे shorted है by two resistances having resistances R1 and R2. दो resistors लगे हुए जिनकी resistances R1 and R2 है. PQ can be slided on this. This whole setup is present in a uniform magnetic field which is directed perpendicular to the plane inward and has a strength capital B. कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है. आपको दोनों रेजिस्टेंसेस में करंट निकालने हैं. R1 और R2 में करंट निकालने हैं. 1 मिनट का टाइम है, फाइंड आउट कीजिए. 1 मिनट से बड़ा क्वेश्चन नहीं है. इस रॉड की भी रेजिस्टेंस ले लीजिएगा. इस रॉड की रेजिस्टेंस स्मॉल r. PQ has a resistance small r. चलिए देखते हैं इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या हो गया. ये रॉड इधर मूव करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा BLV. पोलैरिटी देखिए कैसी होगी उसकी ईएमएफ की. फील्ड इनवर्ड है B इनवर्ड FBI. B इनवर्ड हो गया, I इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया. ये बना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंसंट्रेट होंगे एक्सेस में. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो ये पॉजिटिव की तरह, ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा. और इसकी रेजिस्टेंस जो R की थी वो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी. अब अगर हमें सर्किट में फ्लो करने वाला करंट निकालना है I, जो इस बैटरी से निकलता है करंट फ्लो करता है,
इस तरह से आई, तो उस आई की वैल्यू होगी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ सिर्फ एक ही ईएमएफ है आपके पास, दैट इज बीएलबी, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस में तीन रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रही हैं हमारे को, जिसमें से R1 और R2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो R1 और R2 का पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा नेट एक्सटर्नल के साथ सीरीज में लेनी है, तो ये हो गया इतना, और ईएमएफ आ गया हमारे पास बीएलबी। So this is the current that will flow through the circuit. अगर आपको I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, इसमें फ्लो करने वाला करंट I1, इसमें फ्लो करने वाला करंट I2, तो इसी करंट को इन रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका मतलब है I1 हो जाएगा हमारे पास R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, जहां पे I आप कंप्यूट कर चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह I1 हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इसमें कोई डाउट किसी को भाई? एनी डाउट्स? नंदिता बेटा क्लियर है ये? यस सर। आशिता क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा ठीक है, मान लो ये सर्किट ऐसा होता, ये रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगी है, इंस्टेड उसकी जगह एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ऑफ कैपेसिटेंस सी। अब किसे आपको दो चीजें निकालनी है, एक जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में वो, और दूसरा जो चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर में वो। हम वर्किंग करेंगे स्टेडी स्टेट के लिए, क्योंकि हमें किसी इंस्टेंट के लिए नहीं कहा, टाइम के फंक्शन में नहीं कहा, और हमें मालूम है अल्टीमेटली बीएलबी वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाली है। तो रिजल्ट क्या होगा कि स्टेडी स्टेट के लिए वर्किंग करनी है, ये सर्किट हो गया हमारे पास। अब अगर इस सर्किट में हमें करंट निकालना है, तो करंट अगेन होगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब इस तरफ तो करंट फ्लो नहीं कर सकता, इस कैपेसिटर के आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये करंट को ब्लॉक कर देगा। तो इसका मतलब है करंट की फ्लो का सर्किट बनाइए। तो इस केस में कैपिटल R1 इसको R कर लेते हैं, कैपिटल R1 की जगह कैपिटल R और स्मॉल r सीरीज में कंसीडर होंगे। ईएमएफ बीएलबी है, तो करंट हमारे पास आया बीएलबी अपॉन R प्लस R।
ये करंट की वैल्यू मिली हमारे को। अब अगर हमें कैपेसिटर पे स्टोर्ड चार्ज निकालना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा इस एंड यहाँ तक कैपेसिटर के अक्रॉस। वो पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो आर के अक्रॉस है। यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 है तो इस जगह का पोटेंशियल भी V1 है, यहाँ का V2 है तो यहाँ का भी V2 है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं और उसे C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Now, charge stored in the capacitor equals to C into potential difference. Potential difference हो जाएगा IR। ये आपने निकाला हुआ है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए R से, that is R upon R plus R into BLV। ये हमारे पास उसमें आ गया चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। इसमें किसी को एनी डाउट्स? प्रियांशी क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। श्रुति बेटा क्लियर है? यस सर। सिद्धार्थ क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, उस चेंज को भी समझ लीजिए। क्या है हमारे पास, ये वेलोसिटी एक इंस्टेंट की है। दिस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस एट अ सर्टेन इंस्टेंट, यानी मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन है। ये सर्किट आपके लिए हो गया t इक्वल्स टू 0 का। वेलोसिटी इस तरफ डायरेक्टेड है और इस पे एक कांस्टेंट फोर्स भी लगाई गई है। इस रॉड पे एक कांस्टेंट फोर्स F भी लग रही है जो थ्रू आउट लगती रहेगी। देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, at t equals to 0 the conducting rod PQ having resistance R small r and length L is having velocity v naught, having velocity v naught towards right. A constant force F always acts on the rod towards right. मास आप रॉड का ले लेंगे m, mass of the rod is m। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो you will take the mass of the rod PQ as m। आपसे कहा गया है find velocity of the rod as a function of time। या स्मॉल आर निग्लेक्ट कर दीजिए, तो इस केस में आपको स्मॉल आर नहीं देता हूं। रेजिस्टेंस रॉड जो है वो रेजिस्टेंस लेस है, की रेजिस्टेंस है, इसका मास m ले लीजिएगा, लेंथ l ले लीजिएगा रॉड की, नो रेजिस्टेंस। PQ इज रेजिस्टेंस लेस, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है सर्किट में कैपिटल आर। आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए जल्दी से वर्कआउट, 2 मिनट का टाइम है आपके पास।
किसी का सॉल्व हुआ भाई? शुभम सॉल्व हुआ बेटा? नो सर। ठीक है। सिद्धार्थ सॉल्व हुआ बेटा? नो सर। एंड आयुषी व्हाट अबाउट यू? नो सर। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या होगा। अब देखो, जब ये रॉड इधर मूव करेगी तो हम किसी इंस्टेंट टी के लिए वर्क करते हैं। ये तो सिचुएशन होगी टी इक्वल्स टू टी की। अब मान लेते हैं किसी इंस्टेंट टी पे इस रॉड की वेलोसिटी v है। लेट एट एनी फाइनाइट इंस्टेंट स्मॉल t द वेलोसिटी ऑफ द रॉड बी v। अब वेलोसिटी इसकी v है, तो इसका मतलब इस रॉड में जो ईएमएफ आएगा वो BLV आएगा, ठीक है। और मान लेते हैं उस BLV की वजह से इस रॉड में जो करंट फ्लो करेगा वो I है इस इंस्टेंट पे, यानी कि इंस्टेंट t पे रॉड से फ्लो करने वाला करंट I है। मैं एक छोटा सा इसका सर्किट बना लेता हूं ताकि मैं चीजें कर सकूं। उधर की जगह में पूरी वर्किंग के लिए रखूंगा। फील्ड आप पूरी मान लीजिएगा इसमें प्रेजेंट है। तो चलिए इस इंस्टेंट है t इंस्टेंट के लिए सर्किट R रेजिस्टेंस हो गई, ये रॉड हो गई, वेलोसिटी v हो गई, इस पे इधर एक फोर्स F हो गई और इधर इस पे एक फोर्स हो गई F मैग्नेटिक। ये कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस C, यहाँ पे चार्ज प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, फ्लो करने वाला करंट I1 और इधर से जाने वाला करंट, इसको भी मैं ईएमएफ से पहले रिप्लेस करूं। जब ईएमएफ से रिप्लेस कर रहा है, ईएमएफ आप समझ लीजिएगा BLV होता है, फोर्सेस मार्क। ये V, ये F, ये F मैग्नेटिक और इसमें फ्लो करने वाला करंट I, इसमें फ्लो करने वाला करंट I1। कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें न्यूटन का लॉ लगा देते हैं। इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक F एक्ट कर रही है, एक FM एक्ट कर रही है। मान लेते हैं F बड़ी फोर्स है क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, शुरू में तो F बड़ी होगी, लेटर ऑन जाकर के कभी इक्विलिब्रियम भी आ सकता है, स्टेडी स्टेट भी आ सकता, मतलब वो भी आ सकती है, क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी भी आ सकती है। लेकिन उससे पहले की बात कर रहे हैं इंस्टेंट t पे। तो इसके लिए बना हमारे पास न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली F माइनस Fn इक्वल्स टू ma। इसमें कोई डाउट भाई किसी को? एनी डाउट्स? सर FM कांस्टेंट फोर्स नहीं है। इस इंस्टेंट की है ना, इस इंस्टेंट के लिए लिखा है मैंने। तो इस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन a है t पे, ठीक है। बाद में बदलता रहेगा, FM भी बदलती रहेगी, I भी बदलता रहेगा, लेकिन इस इंस्टेंट पे तो एक्सेलरेशन यही होगा और इस इंस्टेंट पे फोर्स FM है। क्लियर है बेटा आयुषी? यस सर। ठीक है। अब मैंने इस फोर्स को, तो ये तो कांस्टेंट नहीं से F रहने दिया,
इस फोर्स को मैंने लिख लिया ILB इक्वल्स टू MA। अब मैं आया I निकालने के लिए, मैंने सोचा I को कैसे निकाल सकते हैं। I को निकालने का तरीका सोचना पड़ेगा हमारे को कि भाई हम I कैसे निकालें। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है I मैं कैसे निकालूं? I हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या कोई मेरे को कोई रास्ता बता सकता है? देखो मेरे को एक तरीका समझ में आया I निकालने का, मैं आपको बोलता हूँ, उस तरीके को समझेगा। ये करंट I, इसका कुछ पार्ट इधर जाता है, कुछ पार्ट इधर जाता है, इधर जाने वाला करंट मान लो I2 है। इस I2 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ dq by dt। This IQ can be written as dq by dt। तो मैं I को लिख सकता हूँ I1 plus dq by dt। बस इस तरीके से मैं I को लिख सकता हूं। अब ये रेजिस्टर और ये कैपेसिटर है तो पैरेलल में, इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस रॉड के अक्रॉस जो होगा, और जिस इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं जिसपे वेलोसिटी है वो VLB होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VLB है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस VLB है। तो इसकी मदद से मैं I को फर्दर लिखता हूं, I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू जाएगी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसकी रेजिस्टेंस, दैट इज VLB by R, VLB by R प्लस dq by dt में d by dt तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं, q को मैं लिख सकता हूं cv, c मेरे पास c है, v का मतलब VLB है, ये लिख सकता हूं मैं। इतने में कोई डाउट इसमें किसी को? ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 बस कुछ नहीं कर रहा हूं, इस I की जगह पे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं ये, और इसे भी MA को मैं dV by dt लिख देता हूं, M dV by dt। चलिए फ्रॉम 1 and 2 F equals to F minus I की जगह I की वैल्यू रखिए, BLV by R प्लस D by dt, इसमें से CBL को इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख लूं, CBL dV by dt, ये I की जगह I की वैल्यू रख दी, L into B एज इट इज लिख दिया, LB equals to MdV by dt। यहां तक का क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें है? आयुषी क्लियर है इतना बेटा? यस सर। शुभम क्लियर है बेटा इतना? यस सर। सिद्धार्थ आपको भी क्लियर है? यस सर। श्रुति क्लियर है बेटा? यस सर। प्रियांशी क्लियर है? यस सर। खुशी क्लियर है बेटा? खुशी को लगता है आवाज नहीं जा रही। आशिता बेटा क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, इसके आगे अब आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसे अकॉर्डिंगली अरेंज कीजिए जिससे आप जो है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सके। इसको सूटेबली अरेंज करके फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए।
एक स्टेप फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूं। f माइनस ये LB मल्टीप्लाई किया इसमें b स्क्वायर L स्क्वायर b स्क्वायर L स्क्वायर v अपॉन r माइनस c b स्क्वायर L स्क्वायर dv by dt equals to m dv by dt। ये dv by dt वाला टर्म मैं इक्वल के उधर ले जाता हूं। जैसे ही इक्वल के उधर लेके गया तो ये टर्म इधर माइनस में था उधर प्लस में जाएगा। ये चीज ऐसे हो गई मेरे पास इक्वल के उधर ले जाकर। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं इस साइड को। एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर इक्वल्स टू, इन दोनों में से डीवी बाई डी कॉमन हो सकता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी प्लस एम इंटू डीवी बाई डी। ये वाला टर्म इक्वल के उधर ले जाता हूं और dt इधर, ये वाला टर्म मतलब ये न्यूमरेटर, सिर्फ ये न्यूमरेटर मैं उधर ले जा रहा हूं तो उधर dv के नीचे ये पहुंच जाएगा dv अपॉन एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी इक्वल्स टू आर इधर चला गया हमारे पास, ये टर्म ऑलरेडी उधर था हमारे पास, नहीं सॉरी मैं ये वाला टर्म उधर लेके गया था और ये टर्म मैं उधर ले गया, इसको मैं इधर ले आता हूँ और dt को भी इधर ले आता हूँ। तो ये आया dt अपॉन r इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी प्लस एम। ठीक है, अब ये फंक्शन इंटीग्रेबल फॉर्मेट में है, इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं फंक्शन को। कोई ऐसा जिसको लगता है वो इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा भाई? कोई डाउटफुल है इसमें इंटीग्रेशन में? वैसे तो मैं करूंगा अभी, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कोई ऐसा हो जो डाउटफुल हो? ठीक है, आगे कंटिन्यू कीजिए आप लोग। मैं इस साइड को रब कर दे रहा हूं ताकि आगे का काम मैं इधर कर सकूं। फर्दर आगे कंटिन्यू कीजिए आप लोग। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, जब t 0 था, जिस समय t 0 था उस समय वेलोसिटी हमें v नॉट दी गई है। जिस समय t e हो गया उस समय हमने मानी थी वेलोसिटी v हो गई। तो ये इसकी लिमिट्स हो गई हमारे पास। इस साइड का इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं नीचे लीनियर फंक्शन ऑफ v है, बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है तो ये लॉग में जाएगा।
तो एक तो ये लॉग में जाएगा, दूसरा इस डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो डिवीजन में आएगा। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, वो डेरिवेटिव आया b के रिस्पेक्ट में लेंगे डेरिवेटिव, तो वो आया माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर और एल एन एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी with limiting values changing from v naught to v. Now this much equals to, इधर जगह शॉर्ट है तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन लिमिटिंग वैल्यू के बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद t हो जाएगा, आपको दिख रहा t इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i टाइम्स b स्क्वायर एल स्क्वायर c प्लस m इन डिनोमिनेटर में और ऊपर आ जाएगा t। इतने में कोई डाउट नहीं किसी को? आरती क्लियर बेटा? यस सर। आरती ठीक है। जेसिका क्लियर है बेटा? जेसिका, आर यू एबल टू हियर मी? मनीष क्लियर है? मीनू यादव बेटा क्लियर है ये आपको? कोई डाउट इसमें? नो सर। यस सर। ओके ओके। शुभम कोई डाउट बेटा इसमें? शुभम क्लियर है बेटा ये? सिद्धार्थ इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ठीक है, तो अब ये आ गया। क्या इससे आप v को सब्जेक्ट बना पाएंगे? इसमें लिमिटिंग वैल्यूज v सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आप v को सब्जेक्ट बना पाएंगे? मैं एक आध स्टेप और सिंपलीफाई कर देता हूं, फिर देखते हैं। 1 अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर एल एन, पहले मैंने इसकी जगह v रखा तो ये फंक्शन एज इट इज आ गया मेरे पास जो लिखा हुआ है, यानी कि एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर v, और उसके बाद जब मैंने इसकी जगह v नॉट रखा तो वो आ गया एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर v नॉट इक्वल्स टू r टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर c प्लस m डिनोमिनेटर में और ऊपर t था। अब उसकी जगह मैंने क्या किया, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वाला टर्म में इक्वल के उधर ले गया, यहां से यहां पे आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर और ये टी मैंने इधर लिख दिया। इसके बाद मैंने इसे लिख दिया एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी नॉट इक्वल्स टू e टू द पावर, या एक काम करता हूं, दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ -1 से, इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेसिप्रोकेट हो गया, इसे मैंने लिख दिया एल एन एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इक्वल्स टू माइनस में r टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी प्लस m इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में लिखा बी स्क्वायर एल स्क्वायर और पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया p से। अब लॉग हटा देता हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं इसे, एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी equals to e to the power minus
B square L square T upon R times B square L square C plus L. क्या इससे आप V को सब्जेक्ट बना लेंगे? अब आशिता, बेटा इससे आप V को सब्जेक्ट बना लोगे? आशिता? Yes, sir. ठीक है। नंदिता बेटा आप भी बना लोगे इससे V को सब्जेक्ट? Yes, sir. श्रुति, V को सब्जेक्ट बना लोगे इससे? Yes, sir. ठीक है। बाई चांस अगर कोई नहीं बना पाता है तो वो मेरे से पूछ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब कोई बहुत डिफिकल्ट काम बचा है इसमें से V को सब्जेक्ट बनाना। आप आसानी से V को सब्जेक्ट बना सकते हैं। होमवर्क अपना सबसे पहले नोट कीजिए, सभी बच्चों को HCV से, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक लगाने हैं। कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50। HCV से वॉल्यूम 2 तो है ही, आपको क्लियर है वैसे तो ये वॉल्यूम 2 से, ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है? EMI। EMI फ्रॉम HCV। ये सभी का होमवर्क है, मेडिकल नॉन मेडिकल सभी स्टूडेंट्स के लिए ये होमवर्क है भाई, आपके लिए। जो हमारी अगली जूम क्लास होगी वो मेनली मैं फिर कह रहा हूं आपको टारगेट करते हुए होगी आपके 5 तारीख के सिलेबस को, लेकिन उसमें हम इसकी प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। मैं ये 50 क्वेश्चन को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रहा हूं कि मैं 3 क्लासेस में ये 50 क्वेश्चन आपके डिस्कस करूंगा। यानी कि अब मैं डिस्कस कैसे करूंगा वो समझ लीजिए। पहली क्लास आएगी तो 1 to 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में 20 से 35 और उसकी नेक्स्ट क्लास में 35 से 50 वाले। पर इसको आप एक साथ ही कंप्लीट कर लेना एक फ्लो में, ताकि फिर आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम आए तो आपको इसके ऊपर बर्डन ना लेना पड़े। मतलब 5 तारीख के टेस्ट वाले चैप्टर के असाइनमेंट्स आए तो आपके पास इसका कोई बर्डन ना रहे, कि काम आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो, आप उस पर फोकस कर सकें। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, किसी का कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछे EMI से। EMI से रिलेटेड किसी का कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, क्वेश्चन और देख लेते हैं।
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा वाई एक्सिस की डायरेक्शन के ऊपर कि वाई एक्सिस आपको कैसे दी गई है। इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है which is directed perpendicular to the plane of the figure inward। ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इसी फील्ड में एक स्क्वायर रूट प्रेजेंट है। E F G H इस स्क्वायर रूट का नाम हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड है रीजन में वो दी गई है B इक्वल्स टू B नॉट y अपॉन A K क्या पॉजिटिव z डायरेक्शन में डायरेक्टेड फील्ड है, यानी कि पॉजिटिव z डायरेक्शन आपके लिए इनवर्ड हो गया। लूप का मास आपको m दिया गया है। मास ऑफ लूप EFGH ये आपको m दिया गया है और इसके हर साइड की लेंथ a है। आपको जो है सब जो चीजें निकालना है एक एक करके करेंगे, एक एक सॉल्व करते जाएंगे, फिर सेकंड पार्ट लेंगे। पहला पार्ट आपके पास है, आपको जो है लूप में इंड्यूस करंट निकालना है। एक मिनट में बता रहा हूं, क्वेश्चन मेरे को देखना पड़ेगा डेटा। हाँ, सबसे पहला पार्ट है आपको इंड्यूस करंट निकालना है उस इंस्टेंट पे जिस समय इस लूप की वेलोसिटी v होगी। फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एंड इट्स सेंस एट द इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज v। इसे फ्रीली रिलीज किया गया है तो ये फॉल करना शुरू करता है। किसी समय इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, उस इंस्टेंट पे आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना है। इसमें करिए इसे वर्कआउट। सर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड? दोनों चीजें बेटा, मैग्नीट्यूड भी और उसकी सेंस भी बतानी है कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, और साथ में आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है उसका कि वो करंट होगा कितना।
चलिए मान लेते हैं उस इंस्टेंट पे EF का y कोऑर्डिनेट y है, तो Hg का y कोऑर्डिनेट उस इंस्टेंट पे y प्लस a हो जाएगा। अब मैं 4 वायर इसमें कंसीडर करके चलता हूं इस लूप में। एक वायर है EF, जब वो नीचे मूव करेगी फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी डाउनवर्ड और फील्ड इनवर्ड। तो इसके ऊपर देखें फोर्स कैसे लगेगी। अकेले EF को कंसीडर कर रहा हूं, FBI। जब ये नीचे मूव करेगी तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स का करंट अपवर्ड कंसीडर होगा, तो इस पर फोर्स इस तरह से लगेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंसंट्रेट होंगे। तो ये रॉड के लिए EF के लिए, अच्छा एक चीज शायद मैंने नहीं दी आपको, लूप की रेजिस्टेंस भी दी गई है कैपिटल R। आपको लूप की रेजिस्टेंस दी गई है कैपिटल R। द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज कैपिटल R। इसकी भी जरूरत पड़ेगी मैं करंट निकालने के लिए। तो एक EMF आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। EF आर्म के लिए है ये। फिर से देखें EF आर्म के लिए कैसे हुआ, FBI, P इनवर्ट था, EF नीचे मूव कर रहा था, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का करंट अपसाइड अपवर्ड कंसीडर किया जाएगा। फोर्स आ गई P की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन यहीं पे पड़ा, E नेगेटिव पोलैरिटी का और F पॉजिटिव पोलैरिटी का हो गया। क्या आया इस आर्म में, FG में किसी तरह का कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये कोई एरिया नहीं बनाता है, ये तो स्ट्रेट लाइन बनाता हुआ चलता है, तो कोई EMF नहीं आया। इसके बाद GH आर्म के लिए फिर से एक EMF आया जिसकी पोलैरिटी बिल्कुल वैसी हुई जैसी EF आर्म में थी, और अगेन HE में कोई EMF इंड्यूस नहीं हुआ। ये सर्किट बना हमारे पास, जिसमें अभी हमने कोई वैल्यूज नहीं लिखी हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। अब इस जगह पे जहां पे EF प्रेजेंट है, वहां मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना हो गया। तो ये वाला जो EMF है E1, वो हो गया हमारे पास B नॉट Y अपॉन A, जो मैग्नेटिक फील्ड B इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर या रॉड या वायर A हो गई, इनटू वेलोसिटी B। ये हमारे पास BLB आ गया, इसका EMF इंड्यूस्ड इस इंस्टेंट पे। इसी तरह से ये EMF E2 इंड्यूस्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारे पास, y कोऑर्डिनेट की जगह y प्लस a यूज करना पड़ेगा। B नॉट ब्रैकेट में y प्लस a अपॉन a, लेंथ इसकी भी a, वेलोसिटी इसकी भी v। ये EMF आ गया, इफेक्टिव EMF। आप देख रहे हो E2 चाहता है करंट फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज, और E1 चाहता है करंट फ्लो करे क्लॉकवाइज। E2 बड़ा है मैग्नीट्यूड में, E2 जीत गया, नेट EMF हो गया E2 माइनस E1। A से A दोनों जगह कैंसिल हो रहा है, B नॉट AB कॉमन हो गया, B नॉट AB कॉमन हो गया, y प्लस a में से y माइनस हुआ, y कैंसिल आउट हो गया। B नॉट AB इंटू A, B नॉट A स्क्वायर, B नॉट A स्क्वायर V आ गया हमारे पास EMF। फिर से देख लूं मैं, नहीं ये तो हमने कैंसिल कर दिया, सॉरी ये तो मैंने कैंसिल किया था, ये कैंसिल कर दिया था, तो B नॉट AB आ गया इफेक्टिव EMF, B नॉट AB। कोई डाउट इसमें किसी को? अब करंट सर्किट का हो जाएगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस लूप की कैपिटल है आपको मैंने बोली, तो ये हो गया B नॉट AB बाय R। इतने में कोई डाउट नहीं किसी को?
एनी डाउट्स फर्स्ट पार्ट में इसके? No, sir. प्रियांशी क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, सेकंड पार्ट कीजिए इसका। द टोटल लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस लूप पे लगने वाली टोटल लॉरेंस फोर्स बतानी है आपको। करिए आप लोग। टोटल लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में बतानी है आपको। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए। ये फॉर्म, अब हमें करंट की डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है कि आई करंट इस तरह से फ्लो करेगा इस सर्किट में। This will be the sense of the current flowing through the loop, that is anti-clockwise। तो मैं एक ही काम को लिखता हूं। EF को देखा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो फोर्स कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक उसके ऊपर। F B I, V इनवर्ड है, I जो है F से E की तरफ है, फोर्स डाउनवर्ड आई। इस आर्म के ऊपर एक फोर्स आ गई डाउनवर्ड, F1 फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है ये, और कोई फोर्स नहीं मार्क कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैग्नेटिक मार्क कर रहा हूं। ये भी इस तरह से मूव कर रहा है, फील्ड इनवर्ड है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है। तो इसके ऊपर देखें लॉरेंस फोर्स किधर लगेगी, तो सॉरी मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी, बी इनवर्ड आई अपवर्ड, इस पे फोर्स आ गई टुवर्ड्स लेफ्ट, इस पे फोर्स इस तरह से लगने लगी। F2। इस आर्म पे आते हैं GH पे, तो अगेन बी इनवर्ड आई टुवर्ड्स राइट, फोर्स अपवर्ड आ गई, F3 फोर्स इस तरह से आ गई। अब आ जाते हैं HG आर्म पे, तो HG आर्म पे करंट का फ्लो डाउनवर्ड है, B अपवर्ड, करंट डाउनवर्ड, फोर्स इधर आ गई F4। F2 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कारण क्या है, देखो यहाँ पे जितनी फील्ड होगी उतनी फील्ड इसके ठीक सामने इतना ही बड़ा एलिमेंट और ले लो, यहाँ पे भी फील्ड उतनी ही होगी। फील्ड y के साथ चेंज करती थी, लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स के लिए y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो गई दोनों की। तो इस पे जो डीएफ फोर्स लगेगी और इस पे जो डीएफ फोर्स लगेगी वो इक्वल होगी, b सेम है, इन दोनों एलिमेंट्स की लेंथ सेम है, और इन दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, तो इन पे जो फोर्स लगेगी वो इक्वल मैग्नीट्यूड की लगेगी। पर करंट की क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन की होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह कोई और एलिमेंट लेते हो ऐसे ही ऑपोजिट एलिमेंट, तो उनके लिए भी यही होगा कि फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। इसका मतलब है
F2 और F4 को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका कोई इफेक्ट नहीं बचेगा। लेकिन F1 और F3 कैंसिल नहीं करेंगे, ये ऑपोजिटली तो डायरेक्टेड है पर इनके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। इस जगह पे जहां y कोऑर्डिनेट आपने b लिया है वहां फील्ड की स्ट्रेंथ ये है, और इस जगह पे जहां y कोऑर्डिनेट y प्लस a हो गया उस जगह फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, ये y रिप्लेस हो जाएगा y प्लस a से। इसका मतलब है ये हमारी फोर्स बड़ी हो जाएगी। तो नेट लॉरेंस फोर्स F4 लॉरेंस फोर्स ये हो गई मेरे पास F3 का मैग्नीट्यूड माइनस F1 का मैग्नीट्यूड। नेट लॉरेंस फोर्स इक्वल्स टू F3 IBL से निकालते हैं। I की वैल्यू आप निकाल चुके हैं इस इंस्टेंट पे, B नॉट AB बाय R, ये I हो गया आपके पास। IBL करना है, I जो इसमें है वही I इसमें है, जो लेंथ इस कंडक्टर के लिए लिया आपने वही इस कंडक्टर के लिए है, तो I और L तो मैंने कॉमन ले लिया। अब B दोनों का अलग अलग है, B का सब्ट्रैक्शन कर दें। इनफैक्ट वो सब्ट्रैक्शन भी आपने पहले भी किया था, इसमें भी B का ही सब्ट्रैक्शन हुआ था, लेकिन एनीहाउ चलो आप B का सब्ट्रैक्शन कर दो। तो एक में है B नॉट y प्लस a बाय a और एक में है B नॉट y बाय a। तो क्या बच जाएगा हमारे पास भाई, बताइएगा यहाँ पे क्या बच जाएगा? B नॉट y प्लस a बाय a माइनस B नॉट y अपॉन a। कितना बचेगा भाई इसमें से? इसी चीज को ऐसे लिख दिया, B नॉट y बाय a प्लस 1 B नोट B नॉट बच जाएगा। वेरी गुड, तो ये आ गया B नॉट। वो B नॉट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, ये हो गया। इसको थोड़ा सा अब देखिए हमने क्या क्या लिख दिया है, ये लिखा था I, ये लिखा था L, और ये जो है डेल V जो मैग्नेटिक फील्ड्स का डिफरेंस था, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो लॉरेंस फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास P नॉट स्क्वायर A स्क्वायर P बाय R। इलेक्ट्रिक फोर्स कोई नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स, ओनली मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग। और लॉरेंस फोर्स जो है दैट वाज द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो, therefore resultant of a force F vector and zero vector will be F, that means this magnetic force will be the net Lorentz force। ये net Lorentz force आ गई, इसमें कोई डाउट किसी को? सर हाँ बोलो बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं लगेगी? कौन सी लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस कहाँ है? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए तो चार्ज चाहिए थे। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पे तो फोर्स लगेगा, तो वो बना नहीं लेंगे पॉजिटिव चार्ज एक साइड। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालने का तरीका हमें पता है, वो मालूम है कूलम्स लॉ का, F equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। तो है कौन सी फोर्स यहाँ पे? चार्जेस है कौन से? आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आपको फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स भी लेने पड़ेंगे, आपको फिक्स्ड प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लियाई भी लेनी पड़ेगी, और नेट चार्ज तो जीरो ही है बेटा। तो नेट चार्ज जीरो ही है आपके पास, कहीं कोई चार्ज का कंसंट्रेशन थोड़ी है। करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसमें करंट फ्लो करता है, इसका हर पार्ट न्यूट्रल है, कहीं भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है आपके पास, एक्यूमुलेटेड नहीं है। बैटरी जो है वो सोर्स ऑफ चार्ज नहीं होती है, ये आपको बैटरी पढ़ाते वक्त मैंने बताया था। बैटरी कोई चार्ज का रिजर्वायर नहीं होती है, बैटरी के पास सिर्फ एनर्जी होती है, वो चार्ज को सर्कुलेट कराने का काम कर सकती है, ट्रांसफर करने का काम कर सकती है, ना कि वो चार्ज का कोई सोर्स है। कहीं कोई चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से आएगी? क्लियर है शुभम? यस सर। ठीक है, अब ये पार्ट भी हमारा हो गया। देखिए इसमें ग्रेविटी की फोर्स मत ले लीजिएगा साथ में, कहेंगे मास दिया हुआ है वो भी लेकर के आप नेट फोर्स निकालते हैं, वो नेट फोर्स होगी, लॉरेंस फोर्स नहीं होगी। लॉरेंस फोर्स के लिए तो बहुत क्लियर है हमारे को कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्टेंट जो है वो होता है लॉरेंस फोर्स। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट है, इसमें किसी को कोई डाउट है? इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है, आपको कह रहा है सिद्धार्थ कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, लास्ट पार्ट आपको कह रहा है कि आप इसकी वेलोसिटी निकाल दीजिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अज्यूमिंग इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट।
मान लीजिए इस लूप को रेस्ट से रिलीज किया गया था, तो आपको इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है। नेट लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन आपको क्लियर है कि अपवर्ड ही होगी, तो इस फोर्स विल बी अपवर्ड, क्योंकि अपवर्ड वाली फोर्स बड़ी है, डाउनवर्ड वाली छोटी है। लास्ट पार्ट है आपके पास, सर सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने बताया कि जो नेट चार्ज है ना वो 0 होगा, जी, तो आई आई नेट चार्ज फ्लोन अपॉन पर यूनिट टाइम होता है। कोई चार्ज फ्लो होता है, कोई चार्ज प्रेजेंट थोड़ी होता है। नेट चार्ज होने का मतलब चार्ज का कंसंट्रेशन होना कहीं पे, और फ्लो करने का मतलब ठीक है यहाँ से कुछ चार्ज आगे चला गया, यहाँ पे कुछ और आ गया, तो वो तो फ्लो कर गया, लेकिन कहीं कोई चार्ज का चेंज थोड़ी हुआ। अगर मान लो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ चला गया, लेकिन उतना ही चार्ज पीछे से यहाँ भी आ गया, किसी जगह पे कोई चार्ज की कोई चेंज थोड़ी हुआ है इसमें। पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल है, सिर्फ सर्कुलेट कर गया चार्ज उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर है शुभम? यस सर। चलिए थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पार्ट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे, इसके ऊपर हम नेट फोर्स निकालेंगे। अब लॉरेंस फोर्स की बात नहीं हो रही है, नेट फोर्स। और हमें अब तक के डिस्कशन से ये क्लियर हो चुका है कि इसके ऊपर दो ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फोर्स आपके पास अपवर्ड आ गई है, जिसे हमने नेट लॉरेंस फोर्स बोल रखा है। तो हम किसी इंस्टेंट पे जिस समय वेलोसिटी v है उस समय के लिए लॉरेंस फोर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसी इंस्टेंट के लिए हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो नेट फोर्स हो गई mg माइनस v नॉट स्क्वायर a स्क्वायर v अपॉन r, यानी कि मैग्नेट ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स, ये नेट फोर्स हो गई। नेट फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को dv by dt लिख दिया, ये m dv by dt हो। इसे मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, mgr माइनस बी नॉट स्क्वायर a स्क्वायर v अपॉन r इक्वल्स टू m dv by dt। dt by mr, ये m इधर ले आया और ये dt भी इधर ले आया, इक्वल्स टू mgr प्लस बी नॉट स्क्वायर a स्क्वायर v, डिनोमिनेटर में गया, ये टर्म इधर ले आए, dv बचा था, ये dt हो गया। ये फंक्शन ऑफ इंटीग्रेबल फॉर्मेट में है आपके पास, यहाँ माइनस का साइन था, सॉरी। ये फंक्शन अब आपके पास इंटीग्रेबल फॉर्मेट में है, जैसे पहले इंटीग्रेट किया था उसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे आप। लॉग में आएगा, आपको क्लियरली दिख रहा है ये v का लीनियर फंक्शन है, तो ये लॉग में आएगा, लॉग में लिखेंगे, उसके बाद इसी को आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। करिए जल्दी से।
हुआ भाई किसी का सॉल्व? Yes, sir. मेरे ख्याल से आप सब लोग सॉल्व कर लेंगे, Yes, sir. ठीक है ना? टाइम एकदम खत्म पे है। आंसर मैं इसका आपको जो है अभी भेज देता हूँ, ग्रुप पे डाल दूंगा आपके। बस सिर्फ आंसर ही लिख करके डालूंगा, आंसर और जो भी उसका कंक्लूजन आया होगा वो फोटो में लेकर के, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने में मेरे को टाइप करने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं फोटो डाल दूंगा इसकी। चलिए आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही है। होमवर्क मैंने आपको बता ही दिया है, अगली क्लास का भी बता दिया है।